Assalamualaikum. Today we are going to start chapter number 2, that is solving a biological problem. Our lecture number 1 is biological method. So what is biological method? ऐसा साइंटिफिक मेथड जो कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड. It comprises the steps a biologist adopt in order to solve a biological problem. Okay, biological method इस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हमें पता चलता है कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी बेनिफिशियल हैं, कौन सी हार्मफुल हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। ये सब कुछ हमें बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू पता चलता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ऐसे बायोलॉजिकल मेथड को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो कि साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं। उन सब स्टेप्स को हम वन बाय वन देखेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये सब स्टेप्स हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है ड्यूरिंग सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो सब स्टेप्स क्या हैं? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऑब्वियसली जब एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होगी तो ही हम उसको एक बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका सोल्यूशन कैसा? अच्छा, अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो एक क्वेश्चन कोई बायोलॉजिस्ट से पूछता है कोई पर्सन, या फिर एक बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आता है तो वो उसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करता है। अब उस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फर्दर स्टेप्स हैं जिनमें आ जाता है सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, एक जो बायोलॉजिस्ट है वो अपने प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को रिकॉल करता है, देखता है, याद करता है, देन एक न्यू ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब एक चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट के लिए 5 इन 5 सेंसेस का होना बहुत जरूरी है। विदाउट दीज सेंसेस he or she is not able to perform a observation. वो 5 सेंसेस क्या हैं? विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। अब ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। नेम से ही पता चल रहा है क्वालिटेटिव, जिसमें जस्ट क्वालिटी का बताया जाता है। क्वांटिटेटिव, इसमें पूरी क्वांटिटी एक मेजरेबल नंबर्स के थ्रू हमें चीज के अंदर डिफ्रेंशिएट करके बताया जाता है। अब इनका हम डिफरेंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, ये हम सबको पता है, लेकिन कितना ज्यादा है वो हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वालिटेटिव में जस्ट क्वालिटी का पता चलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो इतना ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट से। क्वांटिटेटिव में हम इसकी पूरी एक वैल्यू देखते हैं जो कि मेजरेबल होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। कितना हैवियर है वो हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, कि जो पानी का वेट है वो 1000 ग्राम्स है एंड जो एथेनॉल का वेट है वो 789 ग्राम्स है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो पानी का वेट है वो 1000 है, वो ज्यादा है एथेनॉल से। इसी वजह से हम जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को ज्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि ये मेजरेबल होती हैं और इनको रिकॉर्ड करना इजी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक hypothesis is the tentative explanation of observations is called a hypothesis. ठीक है, और you can say any suitable proposition that might be true is hypothesis. ठीक है, फॉर्मुलेशन ये जो hypothesis है इसको हम false भी कर सकते हैं,
एक हाइपोथेसिस हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, it should be a tentative idea, it should agree with available observations, it should be kept as simple as possible, it should be testable and potentially falsifiable। यानी कि इसको हम एक हाइपोथेसिस को फॉल्स हम कर सकते हैं, इसको हम डिसप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एक ऐसा हाइपोथेसिस हम सिलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, और अगर तो इसके अंदर कोई ऐसी लॉजिकल बात नहीं है तो हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि डिडक्शंस, जिसमें हम डिडक्ट कर देते हैं जो कि चीज ठीक नहीं है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, देन हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। और जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट कर लिया जाता है जो बिल्कुल परफेक्ट होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर हम फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, जो हाइपोथेसिस बिल्कुल परफेक्ट होता है आफ्टर डिडक्शन, मतलब कोई गुंजाइश मजीद नहीं बच रही और वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, करेक्ट होता है, देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होती है। नेक्स्ट आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ऐसा क्वांटिटेटिव डाटा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लेंगे क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर कर सकें। फिर जब वो हाइपोथेसिस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट होता है, उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, उसके थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज को परफॉर्म करते हुए एक रिजल्ट्स की समराइजेशन, एक समरी प्रोवाइड करते हैं। देन हम उसकी करते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम किस तरह से करते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स, डिफरेंट बुक्स के अंदर। इसके प्रॉपर नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि किसी के भी जहन में कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग बायोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट आ जाती है थ्योरी। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी। थ्योरी क्या है? एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया जिसके ऊपर, और वो रिजेक्ट नहीं हुआ, वो गलत नहीं हुआ, ऐसे हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कहते हैं, क्योंकि वो इतना परफेक्ट होता है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद उसके अंदर से कोई गलती नहीं निकल रही होती, वो खराब नहीं होता, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसको हम थ्योरी कहते हैं। Okay, a theory is supported by a great deal of evidence. Next हमारे पास आ जाता है law and principle. Productive theory keeps on suggesting new hypotheses and so testing goes on. Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law and principle. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is an irrefutable theory. यानी कि इसको निगलेक्ट नहीं किया जाता, वो एक लॉ बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है। So this is all about today. Inshallah, we will meet soon on the next lecture. Inshallah. Thank you.